Hello, good morning. Now, today we are going to actually start the topic of angina pectoris. Okay. There are n number of medicines which are used in the angina pectoris, such as nitrates or the calcium channel blockers or the sympatholytic agents. Okay, especially the beta blockers. अभी start करते हैं nitrates से, but before actually discussing the benefits or the pharmacological actions of nitrates, let's discuss that basic sequence which the nitrates going to the act means इस sequence को nitrates थोड़ा सा modify करते हैं, ठीक है, और the betterment of the activity of heart in case of angina pectoris. Okay, it means हम सबसे पहले कौन सी ड्रग डिस्कस करने वाले अभी, that will be the nitrates. Now coming to the heart, that is the basic part. सेम चीज हमने बेसिक्स के सेक्शन में लास्ट पार्ट में डिस्कस किया है, बट अभी थोड़ा सा एक लिटिल बिट ओवरव्यू दे देते हैं. We know the heart and the roles of veins and the arteries. वेन्स में से ब्लड रिटर्न आता है हार्ट की तरफ और हार्ट में से ब्लड आगे पूरे बॉडी को सप्लाई होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरी. ओके, इतना हम सबको पता है. जो ब्लड हार्ट की तरफ रिटर्न आ रहा है उसे कहते हैं वेनस रिटर्न. ओके, दिस इज द नॉर्मल टर्म. नाउ these two things we had discussed before also. Preload which is connected with the veins or the returning blood, इसे venous return कहते हैं, इससे कनेक्टेड रहता है. और आफ्टर लोड जो रहता है इट इज कनेक्टेड विद द सर्कुलेटिंग ब्लड, यानी जो हार्ट से आगे इन फ्यूचर पुश हो रहा है वहां के एग्जिस्टिंग सिचुएशन से आफ्टर लोड रिलेटेड रहता है. नाउ लेट्स डिस्कस फ्रॉम दिस पार्ट. यहाँ पे मैंने चीजें सिंप्लीफाई की है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. सपोज दिस इज द हार्ट. ओके, और मैं इसे चेंबर्स में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड हार्ट, इट्स सिस्टोल, इट्स डायस्टोल. ओके, नाउ रेड कलर डॉटेड लाइन इंडिकेट्स द वेन्स, यानी द रिटर्निंग ब्लड. अभी ऐसा समझो कि ये जो एक बॉल है, ठीक है, बॉल, या फिर इसे हम कहते हैं लाइक दिस. नाउ द रिटर्निंग ब्लड, अभी इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज एग्जैक्टली 100 ml. ओके, 100 ml पे ये इसके इस फॉर्म में आ जाता है. नाउ देयर इज अ रेंज. हम काफी बार स्टडी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो एक वैल्यू रहती है 110 प्लस और माइनस 5, 120 प्लस और माइनस 10, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज रहती है. वैसे ही इसकी नॉर्मल रेंज जो रहेंगी एग्जैक्ट वैल्यू विल बी 100 एंड इट्स रेंज विल बी प्लस और माइनस 10. इतने कैपेसिटी में ये चीज काम करती है. ओके, नाउ रिटर्निंग ब्लड ये यहाँ पे फील होगा. ये जो डॉट्स है ये स्ट्रेच होगी. ये जो स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. और ये वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा उतना स्ट्रेच ज्यादा रहेगा, और जितना स्ट्रेच ज्यादा रहेगा उतना यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा. एंड दिस प्रेशर इज नोन एज द प्रीलोड. नाउ कम बैक टू दिस पार्ट, रिटर्निंग ब्लड. ठीक है, जब हार्ट रिलैक्स होता है उस वक्त वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है. मीन्स at that time blood gets filled into the ventricular part. So the maximum amount of blood, ठीक है, 10 ml फिल हुआ, ये थोड़ा स्ट्रेच हुआ, 20 ml, 30 ml, देन अगेन थोड़ी और ज्यादा कैपेसिटी में स्ट्रेच हुआ, एंड देन एट 100 ml it will be maximum stretched. ठीक है, सो ये जो 100 ml का एक रिलैक्सेशन रहता है उसे मतलब ये एंड रहता है डायस्टोल का, इसके बाद में और ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं होगा. ठीक है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग आल्सो. ठीक है, सो दिस डिटरमाइंस द प्रीलोड, और इसलिए इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर. यानी डायस्टोल जब खत्म होता है तब लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल पे कितना प्रेशर रहता है उसे कहते हैं हम प्रीलोड. और ये प्रीलोड किस वजह से है? बिकॉज ऑफ रिटर्निंग ब्लड. रिटर्निंग ब्लड जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रीलोड रहेगा. ओके, हाँ, सो ये सेगमेंट या फिर ये सेक्शन आपको समझ में आया. इसके बाद में ब्लड यहाँ पे आया, कलेक्ट हुआ, एंड नाउ द रोल विल बी टू पंप इट आउट फॉर द सिस्टमिक सर्कुलेशन. अभी मैंने यहाँ पे एक मालगाड़ी प्रेजेंट की आपको. ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी एक डिब्बा था, मैंने वो इरेज कर दिया. ठीक है, कंसिडर इट एज द नंबर 5. नाउ
इस मालगाड़ी को आगे भागने के लिए जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी ये गाड़ी उतनी ज्यादा भागेगी, और दूसरी चीज जितने इसके डिब्बे कम हो जाएंगे उतना और तेजी गाड़ी भागेगी। नाउ इसका मतलब बताता हूँ इन कंसर्न विद द आफ्टर लोड। होता क्या है कि स्पेस इन द सेंस द साइज और द टोन ऑफ आर्टरी, जितने आर्टरीज डायलेटेड रहेगी उतना इसे ज्यादा स्पेस मिलेगा, मींस ब्लड को उतना स्पेस मिलेगा आगे फ्लो होने के लिए। मींस स्पेस मिलेगा इन द सेंस होगा क्या, उतना कम रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना कम रेजिस्टेंस ये ब्लड फेस करेगा उतना इजीली यहाँ से पंप आउट होगा, और जितना इजीली पंप आउट हो रहा है दैट मीन्स देयर इज लिटिल, या फिर हम कहें कि आफ्टर लोड कम है, और आगे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये फ्लो इतने आसानी से नहीं होगा, उस वक्त हम क्या कहेंगे, आफ्टर लोड ज्यादा है। गॉट इट? नाउ हियर if our arteries are dilated it means after load is reduced, and when the volume of blood is decreased or the slightly decreased in that case also after load reduces. So मैंने दो चीजें बताई, that is the preload and afterload. Preload is connected with the veins, afterload is concerned with the arteries. दोनों भी चीजें अगर डायलेट होती है तो रिस्पेक्टिव थिंग्स आर गेट रिड्यूस्ड। इतना समझ में आया? This thing is very important in case of hypertension or the congestive heart failure or the angina pectoris. Now स्टार्ट करते हैं विद द एक्शंस ऑफ नाइट्रेट्स। एंजाइना पेक्टोरिस में कौन से एजेंट्स हैं? नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, देन सिंपैथोलाइटिक्स और द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। देयर विल बी एन अदर मेडिसिंस आल्सो, बट हम ये तीन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। नाउ मैंने यहाँ पे नाइट्रेट्स को कंसीडर करते हुए उसके एक्शंस प्रेजेंट किए। दिस ग्रीन कलर डॉट्स इंडिकेट्स योर बेसिक्स, और ग्रीन कलर के डॉट्स के नीचे का जो हिस्सा है वो नाइट्रेट्स का एक्शन है इन दैट सेक्शन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग विद द वेन्स। नाइट्रेट्स के एक्शन ब्लड वेसल्स पे होते हैं, मींस वेन्स आल्सो एंड द आर्टरीज आल्सो। जब नाइट्रेट्स वेन्स पे एक्ट करते हैं तो व्हाट विल बी देयर एक्शन? ऑब्वियसली दैट इज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स इन द सेंस वेन्स। नाउ वेन्स अगर डायलेट होते हैं तो उस वक्त सबसे पहले क्या होता है, जो रिटर्निंग ब्लड की अमाउंट है वो कम होती है। इट मींस वेनस रिटर्न गेट रिड्यूस्ड, ओके। अभी होता कैसे है? नाउ हम इस ब्लैक कलर के वायर को वेन कंसीडर करते हैं, एंड दिस ग्रीन कलर पार्ट विल बी द कलेक्टिंग चेंबर, ठीक है, या फिर कहे ये हिस्सा। होता क्या है कि दिस इज द वेन। अभी ये जो वेन है, ठीक है, सॉरी, प्रीलोड एंड द वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न दो चीजों पे डिपेंड करता है, द टोन ऑफ वेन्स एंड द पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन का मतलब है हमारा पोस्चर। नाउ करंटली आई एम इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, या फिर मैं कहीं पे बैठ जाता हूँ, तो दैट पोस्चर विल बी द पोजीशन। ये चीज डिटरमाइन करती है वेनस रिटर्न की। एक ऑब्वियसली जब हम हमारे पैर ऊपर के साइड में करेंगे तो, या फिर मेरा ये हाथ है, सो यहाँ से जो रिटर्निंग ब्लड फ्लो है इसे एक सपोर्ट मिल जाता है। आई विल नॉट से कि बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बट एक सपोर्ट मिलता है, किस चीज का? ग्रेविटी का, ओके। एट द सेम टाइम द टोन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। टोन ऑफ ब्लड वेसल्स अभी कैसे इसे अफेक्ट करता है हम वो चीज डिस्कस करेंगे। ये ग्रीन कलर का कलेक्टिंग पार्ट है एंड दिस ब्लैक कलर वायर इज द रिटर्निंग ब्लड वेसल। अभी होता क्या है कि ये जो ब्लड वेसल से यहाँ से आगे ब्लड इधर जा रहा है, ठीक है। नाउ मैंने ये वायर ऊपर की साइड में किया, मीन्स योर लेग आर अप, आपके पैर ऊपर है। उस वक्त बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पोजिशन रिटर्निंग ब्लड विल गेट, मतलब इसे एक सपोर्ट मिलेगा। नाउ कमिंग बैक टू द नॉर्मल। अभी हम सिर्फ नॉर्मल इसी पोजीशन को कंसिडर करके डिस्कस करेंगे। होता क्या है, व्हेन दिस पार्ट इज रिमेन्स नॉर्मल, ठीक है, एक XYZ ml आगे
फ्लो रहता रहेगा, ठीक है। व्हेन इट इज डायलेटेड, ठीक है, जब ये डायलेट होगा उस वक्त होता क्या है कि ये पाइप की कैपेसिटी या फिर ये ब्लड वेसल की कैपेसिटी बढ़ गई है। अभी इसके वजह से क्या होगा कि जो पूरा ब्लड आगे फ्लो हो रहा है उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ इसी वायर में रुक जाएगा। इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके सुन लो। नाउ इस वायर की डायमीटर बढ़ गई, यानी आपके पास अगर इस वायर में रुकने के लिए अगर 2 लोगों की कैपेसिटी थी और अभी हुआ क्या, इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। सो इंस्टेड ऑफ 2 थिंग्स देयर विल बी 3 पर्सन और द 3 पॉइंट्स विल स्टॉप हियर, ठीक है। यानी एकोमोडेशन, डायलेशन ऑफ वेसल हो रहा है, इसका मतलब हो क्या रहा है, वेन्स की एकोमोडेशन की कैपेसिटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ इट्स डायलेशन। थोड़ा और स्पेस इस ब्लड वेसल में अवेलेबल है तो और ज्यादा ब्लड रुक जाता है अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रिटर्निंग ऑफ ब्लड। वेन्स क्या करते हैं, अगर 10 ml आगे भेजना है 10 ml भेज दिया, अगर 11-12 का जो एक्स्ट्रा 1-2 वॉल्यूम है वो यहीं पे रुक जाता है, ठीक। सो मेन कोरोनरी आर्टरी, उसके बाद में आती है एपिकार्डियल ब्रांचेस, उसके बाद में इस्चेमिक जोन एंड नॉन इस्चेमिक जोन। अभी ऐसा कंसीडर करो कि ये एक वेंट्रिकल का हिस्सा है, ठीक है, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है इस्चेमिक जोन, ठीक है, जो रेड कलर का डॉट है, और जो ब्लू कलर के डॉट है दोज आर नॉन इस्चेमिक जोन, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से इस्चेमिक पेन क्रिएट होता है। अभी मैं ब्लड सप्लाई की बात करता हूँ। सपोज दिस इज द कोरोनरी आर्टरीज, ये उनके ब्रांचेस है, छोटे 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 ब्रांचेस रहेंगे। नाउ मेन कोरोनरी आर्टरी के बाद में जो एपिकार्डियल लेयर रहता है, हार्ट वॉल, वहां पे एपिकार्डियल ब्रांचेस रहती है, ठीक है। नाइट्रेट्स के वजह से सिर्फ एपिकार्डियल ब्रांचेस डायलेट होती है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अभी फिर से इस प्रेजेंटेशन की तरफ आओ। ये मेन कोरोनरी आर्टरी कंसीडर करो और यहाँ पे ब्रांचेस कंसीडर करो। ये एक ब्रांच, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी देयर। ये हो गई एपिकार्डियल ब्रांचेस, ठीक है। सो ये एपिकार्डियल ब्रांचेस नाइट्रेट्स की वजह से डायलेट होते हैं। ये एक पार्ट मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स। नाउ ये एक हिस्सा है इस्चेमिक जोन, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, यहाँ पे आपको इंजुरी हुई है हार्ट के वॉल को। सो इस्चेमिक जोन पे नेचुरली डायलेशन क्रिएट होता है। सो ये जो इस्चेमिक जोन पे डायलेशन हो रहा है, इट इज द नेचुरल प्रोसेस। अभी 2 जगह पे हमें आर्टरीज का डायलेशन मिला है, ठीक है। एपिकार्डियल ब्रांचेस यानी हार्ट के लेयर, जो 3 लेयर थे उसमें से जो सबसे ऊपर का लेयर है एपिकार्डियम, वहां पे नाइट्रेट्स की वजह से डायलेशन होता है। जैसे एपिकार्डियम से हम मायोकार्डियल या सब एंडोकार्डियल में जाते हैं और उसमें से भी एक ऐसा रीजन जहाँ पे इस्चेमिया हुआ है, वहां पे इस इंजुरी के वजह से नेचुरली डायलेशन क्रिएट होता है। सो इन 2 लेवल्स पे आपको डायलेशन मिलता है। This is okay. Now, because of this dilation, blood flow increases. Okay? इतना समझ में आया? ठीक है। अभी इस्चेमिया कहाँ पे था? यहाँ पे था। यहाँ पे है क्या? इधर 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 नहीं। So in the non-ischemic zone, ठीक है, there are some resistant vessels. Resistance. So there are some resistance vessel which gets constricted. 3 blood vessels बताए। मेन एपिकार्डियल ब्रांचेस, उसके बाद में इस्चेमिक जोन की ब्रांचेस, एंड देन थर्ड वन इज नॉन इस्चेमिक जोन ब्रांचेस। 1 और 2 डायलेट हो रहे, इसके वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ये जो नॉन इस्चेमिक जोन है दोज आर गेटिंग कंस्ट्रिक्टेड। थिन लाइन में कंसीडर हुआ यानी वो आर्टरीज कंस्ट्रिक्टेड। अभी यहाँ पे कहीं पे भी टोटल ब्लड फ्लो है वो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ ब्लड फ्लो इज गेटिंग इंक्रीज्ड। यानी अगर हार्ट ने 10 ml दिया था
तो ये 10 ml में से इधर के साइड में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, बट 10 ml के 11 या 12 ml नहीं हो रहे, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ओनली ब्लड फ्लो इज गेटिंग इंक्रीज्ड हियर बट द टोटल ब्लड फ्लो है दैट इज रिमेनिंग एज इट इज। अभी होता क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुआ तो यहाँ से आगे ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हुआ तो यहाँ से आगे ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो डायलेशन हुआ है उसके वजह से द ब्लड फ्लो इज डाइवर्टेड टू दिस रीजन, मीन्स इस हिस्से को ज्यादा ब्लड फ्लो मिलेगा एंड इट इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट प्रॉपरली अगर ये समझ लेते हो तो ये समझ में आएगा। टेक अ नोटबुक, ड्रॉ दिस डायग्राम्स एंड अंडरस्टैंड द concept. So it is clear, three important actions of nitrate: reduction in preload, reduction in afterload, and redistribution of coronary flow, because of which that ischemic zone or the ischemic injury is resolved. Okay. Now रिडक्शन इन प्रीलोड के वजह से यहाँ पे हमने एक एडवांटेज प्रेजेंट किया था, देयर इज इम्प्रूव्ड कोरोनरी सर्कुलेशन ड्यूरिंग डायस्टोल। अभी ये समझ के लेते हैं। सपोज दिस इज द वन सेगमेंट, सॉरी वन वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। जब ये रिलैक्स होता है तब ब्लड फ्लो प्रॉपरली होता है, ठीक है, मीन्स उस वक्त ब्लड वेसल्स को रिलैक्स होने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बट जब एक कॉन्स्ट्रैक्ट होगा ये पूरा के पूरा चेंबर, ठीक है, तो उस वक्त जो ब्लड वेसल्स रहती है वो भी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रिक्ट होती है। तो वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी तो इन वॉल्स को ब्लड सप्लाई नेचुरली कम होना है। बट अब ये जब डायस्टोल हो रहा है इसका प्रॉपर, ठीक है, तो ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। सो इन दैट सेंस ड्यूरिंग द डायस्टोल दीज आर गेटिंग डायलेटेड, ये तभी चांस मिलता है डायलेशन का, ठीक है, और तब अगर प्रॉपर डायलेशन हो तो ऑटोमेटिकली वॉल्स पे ब्लड फ्लो भी प्रॉपर होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग and this thing there is improved coronary circulation during the diastole, and here we have discussed all the three important actions of nitrates. So last session में हमने देखा how nitrates provides the benefit to the heart in case of angina, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। So हमें क्या मिला, there are three important actions of nitrate such as preload reduction, afterload reduction, and redistribution in coronary flow. Now let's discuss how this occurs or what is the mechanism of action of nitrates, ठीक है। So हमारे यहाँ पे मेडिसिनल एजेंट्स कौन से हैं, नाइट्रेट्स, ओके, nitrates, nitric oxide, nitrogen dioxide, somewhere this nitrates is concerned with the nitrogen, okay, and nitrate refers to the, sorry, this nitrate is associated with this nitric oxide radical, okay। अभी होता क्या है वो देखते हैं। Now these medicines undergo enzymatic denitration process, यानी किसी एक एंजाइम के मदद से इसका डिनाइट्रेशन होता है, यानी जो हमारी मेडिसिन जो हम दे रहे हैं नाइट्रेट्स एजेंट्स की, उसमें से नाइट्रेट वाला पार्ट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज गेटिंग पुल्ड आउट, उसे बाहर निकाला जाता है, and that nitric oxide or the radical species is a curative agent, ये क्योर करता है सारी प्रॉब्लम्स, इसमें से ये हिस्सा निकल के आएगा, इसे हम कहेंगे डिनाइट्रेशन प्रोसेस। कोई भी एक एंजाइम, सपोज इन केस ऑफ वैंस, ठीक है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल अल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ओके, ये एजेंट नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट करता है। नाउ व्हाट विल हैपन, because of this nitric oxide radical, it will cause the activation of another enzyme, that is the guanyl cyclase. Activation किस चीज का होगा, that will be the guanyl cyclase। अभी guanyl cyclase एक्टिव होने की वजह से वो क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी की लेवल्स इंक्रीज करेगा। साइक्लिक जीएमपी इसका ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गोनोजिल मोनोफॉस्फेट, जीडीपी जीटीपी, वैसे ही एएमपी एडीपी एटीपी, लाइक दैट
देयर इज अ मोनोफॉस्फेट पार्ट, सो दिस इज साइक्लिक जीएमपी। इसका लेवल बढ़ जाता है। इसका लेवल कौन बढ़ा रहा? ग्वानिल साइक्लेज। अभी साइक्लिक जीएमपी की लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? देयर विल बी द टू आउटकम्स। शांति से देखो और समझ लो। कैल्शियम के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे सेल में, ठीक है, दैट XYZ स्मूथ मसल सेल ऑफ ब्लड वेसल या हार्ट को जो कोई भी हिस्सा, कैल्शियम के लेवल्स डिक्रीज होंगे। दिस विल बी द फर्स्ट आउटकम। सेकंड आउटकम इज देयर विल बी डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन। अभी एक थोड़ा सा कॉमन सेंस कहेंगे इसे हम फार्माकोलॉजी में, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू से फॉस्फोरिलेशन और फॉस्फोरिलेटेड, इट मींस द एक्टिवेटेड पार्ट। किसी भी चीज का जब हम फॉस्फोरिलेशन करते हैं, फॉस्फोरिलेटेड प्रोटीन्स और फॉस्फोरिलेशन ऑफ दिस XYZ थिंग, इट मींस हम उसका एक्टिवेशन कर रहे हैं। और जब हम डीफॉस्फोरिलेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसे हम कहीं ना कहीं इनएक्टिव कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन आई एम सेइंग दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ साइक्लिक जीएमपी देयर इज डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन। फिर इसे और डिटेल में प्रेजेंट करें तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इसका डीफॉस्फोरिलेशन होता है, मतलब ये इनएक्टिव होता है। अभी आप सबको मालूम है कि स्मूथ मसल या मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है एक्टिन और मायोसिन का इंटरैक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे हुआ क्या? ये जो इनकी तीन लोगों की टीम है, इसमें से कैल्शियम के लेवल्स आपने डिक्रीज कर दिए, ठीक है। कैल्शियम के लेवल डिक्रीज करने के बाद में मायोसिन को इनएक्टिव कर दिया, चलो वो भी ठीक है। अभी अकेला एक्टिन करेगा क्या? इट कैन नॉट डू एनीथिंग। ये तीनों प्लेयर्स में से इसके दो प्लेयर तो आउट हो गए, सो दिस थ्री पर्सन्स टीम विल फेल टू परफॉर्म द वर्क एंड एज अ रिजल्ट the muscles or the blood vessels will fail to undergo constriction and what will happen? There will be the relaxation. मैं सारी चीजों को आपको फिर से बता देता हूँ। नाइट्रेट्स का डीनाइट्रेशन हुआ, यहाँ से NO बाहर पड़ा, NO ने एक्टिवेट किया किसको? ग्वानिल साइक्लेज को। ग्वानिल साइक्लेज एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ? किसके लेवल्स बढ़े? जीएमपी, सॉरी साइक्लिक जीएमपी के। साइक्लिक जीएमपी ने आखिरी का वार किया, दैट इज कैल्शियम के लेवल डिक्रीज किए, मायोसिन को डिफॉस्फोरिलेट कर दिया, और ये दोनों चीजें बिगड़ने की वजह से एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन नहीं हुआ और as a result constriction is failed and what happened? Relaxation of blood vessel. In this way nitrates causes dilation of veins as well as arteries. but यहाँ पे कुछ एक चीज दिख रही है आपको, dilation of veins is more than arteriolar dilation and here the question is asked why. The answer is this enzymatic denitration was carried out by aldehyde dehydrogenase, ठीक है। तो दिस enzymatic denitration is more profound, या फिर ये ज्यादा होता है in case of वेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो स्पीसीज है नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल की, ये वेन्स में ज्यादा जनरेट होगी एज कंपेयर टू आर्टरीज, और उसके वजह से वेन्स में रिलैक्सेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। समझ में आया? नाउ सी कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जीपैट सुपरफिशियल स्टडी से हो जाता है, दैट इज योर बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। आपको डिटेल में जाना है, डिटेल में जाने के बाद में सारे पॉइंट्स को रिलेट करने हैं, आपको रिकॉल करना है पीछे क्या हुआ था। ओके, कम बैक टू दिस पॉइंट। सो हमें समझ में आया कि वेन्स का डायलेशन आर्टरीज से क्यों ज्यादा हो रहा है, बिकॉज ऑफ मोर क्वांटिटी ऑफ enzyme which is required to carry out the denitration process. Okay, abhi three important actions of nitrates: preload reduction, afterload reduction and redistribution in coronary flow. preload क्यों हो रहा था? because of dilation of veins. afterload क्यों हो रहा था? because of dilation of arteries. अभी मैं दोनों लाइंस अगर कंपेयर करता हूं, इसे मैं यहां से निकाल देता हूं, arteries and veins। वेन्स का डायलेशन ज्यादा हो रहा है, तो इसमें से कौन सी चीज ज्यादा होगी? दैट विल बी द प्रीलोड रिडक्शन। और ये चीजें कम हो रही है, बट कम है एज कंपैरिजन में, so there will be the lesser afterload reduction. So definitely I can do one thing and that is
The preload reduction associated with nitrates is more as compared to afterload reduction. And ये आपको आगे चल के काम में आएगा. And this is the answer why. Now ये ठीक है, आप अगर इसे फार्मेकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप बोलोगे सर ठीक है, वी आर क्लियर दैट कि वेंस का डायलेशन हो रहा है तो प्रीलोड रिडक्शन हुआ, आर्टरीज का डायलेशन हुआ तो आफ्टर लोड रिडक्शन हुआ. ये एक नॉर्मल में समझ में आने वाली बात है. बट इसके साथ में और अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाते हैं तो क्या कंफ्यूजन निकलता है, अगर मैं ये चीज़ ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये चीज़ ज़्यादा होगी, अगर ये हम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये पार्ट ज़्यादा होगा. दैट्स ओके. बट यहाँ से आगे एक मैं वर्ड कहूँगा या फिर जिसे हम मतलब प्रॉपर लैंग्वेज में जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग. ठीक है, डोंट शो योर इंजीनियरिंग हियर, यहाँ पे R&D मत करो. ठीक है, सो ये कुछ कॉमन फ्रेजेस आते हैं. उसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन मत करो. ये उसका एक प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हमारा कहने का. नाउ डू इंजीनियरिंग विद दिस थिंग्स. आपको इंजीनियरिंग इसके साथ करनी है, यानी करना क्या है कि अंडरस्टैंड आपको प्रीलोड रिडक्शन कब चाहिए, कौन से डिसीज में. नाउ व्हेन यू आर स्टडीइंग द CHF, आप अगर CHF समझ लेते हो प्रॉपरली, तो अगर CHF में किसी एक चीज की नीड ज्यादा गिर रही है सो डेफिनेटली यू कैन टारगेट दैट पार्ट. ओके, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट द हाइपरटेंशन, कोई इशू आ रहा है हाइपरटेंशन से रिलेटेड, किसी एक हिस्से पे आपको टारगेट करना है, सो यू आर बेटर एट दिस. नाउ ये चीजें इंटेंशनली आपको करनी है एंड दैट इज द एक्चुअल नॉलेज ऑफ फार्मेकोलॉजी. यू गॉट इट. नाउ हमें इतना क्लियर है नाउ कि नाइट्रेट्स डायलेशन करते हैं, डायलेशन में वेंस को प्रेफरेंस है, इसलिए प्रीलोड रिडक्शन ज्यादा है. और उसका रीजन है बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक डीनाइट्रेशन प्रोसेस विच इज मोर देयर. नाउ इसके बाद में टाइप्स ऑफ एंजाइना, हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए थे बेसिक्स में. दैट वाज द क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट और प्रिंस मेटल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना. रिकॉल करो कि ये क्यों हो रहा था तब. क्लासिकल एंजाइना विच इज आल्सो नोन एज द एफर्ट एंजाइना, उसमें हुआ क्या था कि एंजाइना पेक्टोरिस के ससेप्टिबल पेशेंट ने थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया था या ज्यादा मेहनत भरा काम कर लिया था, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, एफर्ट एंजाइना. वेरिएंट और प्रिंस मेटल एंजाइना, इसमें क्या हुआ था कि वैसोस्पाज्म मींस जो आर्टरीज है उनका कंस्ट्रिक्शन हुआ. एंड देन जो तीसरा पार्ट है दैट इज द अनस्टेबल एंजाइना, इसमें क्या हुआ था, अगेन दैट अथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक, वो प्लेक जमा होता है, देन वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने की वजह से क्लॉटिंग विल बी देयर, सो ब्लड क्लॉट्स और द प्लेक्स विल बी द रीजन देयर. नाउ हमारी मेडिसिन कौन से है, नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स का काम क्या है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करना. अभी देखते हैं कि यहाँ पे रिलीफ कैसे मिलता है एक्चुअल डिसीज से. हमने देखा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी इसके वजह से एंजाइना पेक्टोरिस सॉल्व कैसे होता है वो देखते हैं. सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस की. ये क्या है, एफर्ट एंजाइना. क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज हुआ तो हार्ट पे क्या इफेक्ट हुआ, उसका कार्डियक वर्क इंक्रीज हुआ. कार्डियक वर्क इंक्रीज होने की वजह से जो हार्ट वॉल्स की ऑक्सीजन डिमांड थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई और हार्ट वॉल्स को उतना ब्लड सप्लाई नहीं हुआ. इतना क्लियर हुआ. हमारे नाइट्रेट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, those are dilating the coronary arteries and doing what, they are doing the redistribution of coronary flow. उसके वजह से ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल होती है हार्ट की. एट द सेम टाइम देयर इज रिडक्शन इन प्रीलोड एंड आफ्टरलोड. सो ये दोनों भी जो चीजें हैं ये ऑक्सीजन डिमांड का इशू सॉल्व करती है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. देन सेकंड वन, मैं यहाँ पे सिर्फ आफ्टरलोड वर्ड यहाँ पे लिख रख के रखता हूँ. आफ्टरलोड अगर रिड्यूस हो रहा है तो कार्डियक वर्क कम होगा. कार्डियक वर्क अगर कम होता है एट द सेम टाइम पेशेंट एक्सरसाइज करना रुका देता है, सो क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस का इशू सॉल्व होता है. ठीक है, आफ्टरलोड इज गेटिंग रिड्यूस मतलब कार्डियक वर्क इज गेटिंग रिड्यूस्ड. नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रिलीफ ऑफ नाइट्रेट्स इन द क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस. ये एक बात हुई. ये सडनली अटैक भी टर्मिनेट कर देता है विद द सेम मैकेनिज्म. अभी बात करते हैं इसी पेशेंट के लॉन्ग टर्म डिस्कशन से. ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जो क्लासिकल फॉर्म से सफर कर रहा है, सो उस वक्त क्या फायदा होगा, जब आप नाइट्रेट्स रूटीनली देते हो, ठीक है, तो हार्ट की कार्डियक वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है.
एंड कार्डियक वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसका जो एक एक्सरसाइज का हिस्सा था, एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी, वो भी बढ़ जाती है, एंड देन दैट पेशेंट कैन नेचुरली डू मोर एफर्ट. दिस इज द वे हाउ nitrates are useful in treatment of classical angina pectoris. Much easier. Okay, now ये खत्म. चलते हैं आगे की तरफ. सेकंड टाइप क्या था? वेरिएंट और प्रिंसमेटल और द वैसोस्पास्टिक angina. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एब्रप्ट वैसोस्पाज्म. दो एडजेक्टिव्स है जिसे हम प्योर मराठी में कहेंगे विशेषण. एब्रप्ट म्हणजे अवढव्य, या फिर कहेंगे समवेअर जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इतना इंटेंस. एंड ट्रांजिएंट म्हणजे खूप कमी वेळेकरिता. सो एब्रप्ट एंड ट्रांजिएंट वैसोस कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होगा, उसके वजह से स्पैज्म होगा, एंड देन इंजुरी क्रिएटेड, आगे के कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे. सो यहाँ पे बेस वाली चीज कौन सी थी? वैसो कंस्ट्रिक्शन. नाइट्रेट्स क्या कर रहे हैं? डायलेशन. मींस जो आपका बेस है उस पे हिट कर रहे हैं. बेस पे अगर हिट होता है तो डेफिनेटली पूरा के पूरा डिसीज वहां पे रिजॉल्व होने में मदद हो जाती है. सो दिस इज द वे हाउ nitrates are useful in the treatment of variant or Prinzmetal of angina. Now see, ये तीन डिफरेंट विलन्स है. तीनों विलन्स के अलग अलग टाइप से आपको गेम करना है. जरूरी नहीं है कि सब एक ही टाइप से आप सॉल्व कर दोगे. हर जगह पे अलग मेथड आपको यूज करना पड़ेगा. क्लासिकल अंजाइना में कार्डियक वर्क को हमने रिजॉल्व किया, जिसकी वजह से एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ा. देन यहाँ पे आपको वैसोस्पाज्म को टारगेट करना है. ठीक है. एंड नाउ द थर्ड वन, अनस्टेबल अंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है. इसमें जो बेसिक रीजन है जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज नॉट द एक्सरसाइज, दैट इज नॉट द वैसोकंस्ट्रिक्शन, बट हियर द रीजन इज प्लेक्स. द बैड गाइज, एलडीएल, वीएलडीएल. ओके. सो उसके वजह से जब वो प्लेक ब्रेक होता है, इन विच डिसीज? इन द अथेरोस्क्लेरोसिस. ठीक है. अथेरो और आर्टेरियो में कंफ्यूज होना नहीं है. तो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ब्रेक होता है. वो प्लेक ब्रेक होने की वजह से ब्लड फ्लो क्रिएट होता है. उसके वजह से आगे ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी होता है. दिस इज द फर्स्ट थिंग गोइंग टू हैपन. दिस इज द सेकंड थिंग, एंड द थर्ड विल बी ऑक्लूजन, मींस ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी. और इसके वजह से ब्लड फ्लो पूरा ब्लॉक होगा और वो प्रेसिपिटेट करेगा अंजाइना पेक्टोरिस. और इसके वजह मींस ये जो अनस्टेबल अंजाइना पेक्टोरिस है, ये जो ब्लड क्लॉट हो रहा है, ये किसी एक हिस्से में नहीं होता. देयर आर 3, 4 और n नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ऑक्लूजन कैन ऑकर. अभी यहाँ पे मुझे एक बोलो, हमने इतना सारा स्टडी किया, हमने कहीं पे बोला कि नाइट्रेट्स मींस ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करते हैं? नो, हमने कहीं पे भी नहीं बोला. बट इस केस में जो आपको हिट करना है, दैट पॉइंट इज ब्लड क्लॉट. अभी आप बोलोगे कि सर अगर ब्लड क्लॉट को टारगेट करना है तो व्हाई द नाइट्रेट्स आर हियर. नाउ सी, इसके आगे की चीज क्या है? ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी. ये है नॉर्मल आर्टरी, यहाँ पे हुआ है ब्लॉक. ठीक है. नाइट्रेट्स ब्लॉक को हिट करने वाले हैं क्या? नो. बट नाइट्रेट्स क्या काम करते हैं? डायलेशन. अगर मैं इस हिस्से को इस लेंथ तक कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली यस. बट पूरा रिलीफ मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे और क्या होगा आगे? सारे जमीन पर. सो सारे ब्लड क्लॉट्स वहां पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे. तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल नीड थ्रोम्बोलाइटिक और एंटीकोएगुलेंट एजेंट टू डिसॉल्व दिस क्लॉट along with nitrates. So in this way you are going to resolve the angina pectoris, and this is the mechanism of relief of nitrates in case of angina pectoris. So till now we had discussed the mechanism of action of nitrates. वो प्रीलोड कैसे रिड्यूस करता है, आफ्टर लोड कैसे रिड्यूस करता है, व्हाट इज मीन बाय रिडिस्ट्रीब्यूशन इन द कोरोनरी फ्लो, all these things is discussed now. So next step will be nitrates में कितने एजेंट्स हैं, what are the different examples of nitrates category. Here is the list. There are 4 agents which are enlisted here. ठीक है. Apart from these 4, some are also others there. ठीक है, आप बुक में फाइंड कर सकते हो. Now the first example is glyceryl trinitrate, which is also known as the nitroglycerin. इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है.
और ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट का शॉर्ट फॉर्म है दैट इज GTN, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट. सेकंड एग्जांपल इज आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट. ओके. थर्ड वन आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट. ओके. फोर्थ वन इरिथ्रिटिल टेट्रानाइट्रेट. दैट्स आल्सो फाइन. सो इन सब नाइट्रेट्स, ये नाइट्रेट्स इसका सरनेम है, इनके इनिशियल नेम जो है वो है ग्लिसरील, आइसोसॉर्बिट, आइसोसॉर्बिट एंड इरिथ्रिटिल. So all these four names are the organic component. ठीक है. So जब आप mechanism of action from the book of KDT ये रीड करोगे नाइट्रेट्स के लिए, तो उसमें एक लाइन आती है रैपिड डीनाइट्रेशन. ठीक है. या फ्रॉम द ऑर्गेनिक पार्ट या फिर ऑर्गेनिक डीनाइट्रेशन मीन्स एक हिस्सा ऑर्गेनिक है और उसमें से हम नाइट्रेट द रेडिकल स्पीसीज इसको सेपरेट आउट करते हैं. दैट इज द होल. Now, these four agents are divided into the two categories according to their use. The first one is for the treatment or terminating attack. Means angina pectoris का attack start हुआ है, that complication, that chest pain is started. उस purpose के लिए यहाँ पे use होता है glyceryl trinitrate और isosorbate dinitrate. Then the next agents, these two are used for the next use will be for preventing attack. अभी attack prevention के लिए आप 1 और 2 भी use कर सकते हो. Apart from these two, the other agents which are used are 3 and 4. That is isosorbate mononitrate and erythritol tetranitrate. Now wait a minute. 4 nitrates यहाँ पे present किए. Now they have same mechanism of action, but which thing differentiates 3 and 4 from these two? ऐसा क्या है कि जिसके वजह से ये दो एजेंट्स टर्मिनेटिंग या अटैक टर्मिनेट के लिए नहीं यूज की जा सकते, वो हम देखते हैं. नाउ जब एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक आता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मेडिसिन शुड एक्ट विद इन अ मिनट. ओके. मींस हार्डली 1 to 2 मिनट्स में मेडिसिन ने काम करना चाहिए. सो जब आप ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हो, इट एक्ट्स विद इन अ 2 मिनट. ज्यादा से ज्यादा ये 2 मिनट की देर लेता है हार्ट पे एक्शन शो करने के लिए. एंड सेम विद द आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट आल्सो, इट मैक्सिममली टेक्स द 5 मिनट्स. 5 मिनट से ज्यादा का टाइम इसको लगता नहीं है. सो दैट्स व्हाई these two agents can be used for the terminating attack. यहाँ तक समझ में आया? नाउ फिर इसका मतलब साफ है कि ये दो एजेंट्स का एक डिसएडवांटेज है, या फिर कहो वी कैन नॉट से दैट डिसएडवांटेजेस. इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज द ऑनसेट ऑफ एक्शन, दैट इज नॉट विद इन दिस रेंज. ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं एक्शन शो करने के लिए. सो ऑन दिस बेसिस these two can be used for preventing attack but not for the terminating attack. Okay. Now abhi 1, 2 and 4 they have some common properties. First property is absorb well from the buccal cavity or the oral mucosa. Means आप उन्हें orally दो, they will be get absorbed properly. And the second thing is all these 1 to 4 shows the variable or the extensive first pass metabolism. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, इसे 2 से 3 लाइन में आप आपके प्रेजेंट नोट्स में मेंशन कर सकते हो. ठीक है. सो दिस टू प्रॉपर्टीज आर कॉमन इन 1, 2 and 4. बट दिस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट. अभी दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है. एक चीज है ऑनसेट ऑफ एक्शन. अगर ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो उस वक्त आप उस एजेंट को मेंटेनेंस थेरेपी या फिर फर्दर प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हो. एंड द सेकंड थिंग इज इफ एनी ऑफ दिस एजेंट इज नॉट शोइंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एक्चुअली इट इज अ डिसएडवांटेज. ठीक है. इसके वजह से डोज का मतलब एक डोज जितना दे रहे हैं उतना साइड तक पहुंचता नहीं है. सो इट इज काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज. ठीक है. सो एक ऐसा एजेंट है थर्ड वन विच इज अवॉइडिंग दिस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. सो आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो इन दोनों में से मेंटेनेंस थेरेपी के लिए आपको कौन सा एजेंट यूज करना है. ओके. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रेट्स. नाउ apart from nitrates, calcium channel blockers are also used in angina pectoris and sympatholytics also, means beta blockers. ये examples थे angina pectoris के agents and these are the examples of nitrates.
नाउ अगेन फिर वही पुरानी कहानी फॉर द नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स करते क्या है, अगेन यू विल से प्रीलोड रिडक्शन, आफ्टर लोड रिडक्शन, देन आई विल आस्क हाउ, आंसर विल बी वेनस रिटर्न रिड्यूस करेंगे, आर्टेरियल फ्लो को एक स्मूथ करेंगे, ऑन दैट बेसिस दिस थिंग्स हैपन। ठीक है, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है या फिर पेशेंट की जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाती है। नाउ थोड़ा सा रुक जाओ। We have two segments of autonomous nervous system. The first one is parasympathetic and the another one is sympathetic. पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या है, हमारे बॉडी को स्लो डाउन करना। ओके, अभी अनदर इसके अपोजिट जो चीज है वो है सिंपैथेटिक सिस्टम। इसका काम क्या है कि बॉडी को एक्टिव रखना या स्पीड अप करना या पुश अप करना। जब सिंपैथेटिक सिस्टम को ये ध्यान में आता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्लो डाउन हो गई है, कार्डियक वर्क काफी कम हो गया है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम क्या सोचता है कि हार्ट अभी काम करना कम कर रहा है, ये धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ठीक है, सो उसके अगेंस्ट सिंपैथेटिक सिस्टम खुद को एक्टिव कर लेती है। उसके वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी एंड एट द एंड इट विल ट्रिगर द टैकीकार्डिया। एंड in case of angina pectoris patient, this tachycardia will precipitate the angina pectoris attack. So ये क्या हुआ, एक तरीके से डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, बट ये होगा कब, ये अभी देखते हैं। नाउ इन दिस सीक्वेंस वीनस रिटर्न जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिपेंड करता है हमारे पोस्चर पे। ओके, अभी नॉर्मली ऐसा मत सोचो कि हम नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल पर्सन से उसका अगर वीनस रिटर्न कम हो गया तो डायरेक्टली ये सब होगा। नो, ये हो कब रहा है, विद द जनरल इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स। अगर किसी पेशेंट ने नाइट्रेट मेडिसिन ली है देन यहाँ से आगे का सीक्वेंस शुरू होगा। दिस इज नॉट इन केस ऑफ नॉर्मल ह्यूमन। नाउ अगेन कम बैक टू द पेशेंट्स फिजियोलॉजी। वेनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नाउ आई एम इन अ स्टैंडिंग पोजीशन, माय हार्ट इज हियर और मेजर वेन्स जो है बॉडी में से हार्ट की तरफ ब्लड ला रहे हैं। ठीक है, नाउ आई एम मेरा हार्ट जो है वो एक अपवर्ड पोजीशन में, यानी ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये नॉर्मली होता है। अभी होगा क्या अगर मैं उल्टा हो जाता हूँ, या फिर जब हम बचपन में खेलते हम ऐसा झुक जाते पूरा बहुत देर के लिए। ठीक है, एट दैट टाइम ब्लड फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी करते क्या है, कंसीडर वी हैव अ पेशेंट जिसने नाइट्रेट्स की मेडिसिन ली है। ठीक है, नॉर्मली स्टैंडिंग पोजीशन में जो एक रिटर्निंग फ्लो है उससे थोड़ा सा एक ब्रेक मिलता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और उसमें से भी पेशेंट ने नाइट्रेट मेडिसिन ली यानी वो खड़ा है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो रिटर्न आने वाला ब्लड है वो और ज्यादा कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। मीन्स वीनस रिटर्न इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड और उस वक्त ये सीक्वेंस एक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट की जिसे एंजाइना पेक्टोरिस का प्रॉब्लम है, उसने नाइट्रेट मेडिसिन ली है, स्पेशली वन ऑफ दिस। ठीक है, एंड देन जब वो मेडिसिन ले रहा है तो वो बैठने के मतलब बिना बैठे मतलब खड़े रह के मेडिसिन ले रहा है। उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, जो हार्ट को आने वाला रिटर्न ब्लड था वो काफी कम हो गया, मोर मतलब काफी ज्यादा हद तक क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, और उसके वजह से ये पूरा कैस्केड इनिशिएट होता है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या आएगी, जब पेशेंट नाइट्रेट कंज्यूम कर रहा है एट दैट टाइम इट्स पोस्चर और हिज और हर पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ये जनरल इफेक्ट्स कब आएंगे, जब आप नाइट्रेट्स की मेडिसिन दोगे, यानी XY डोज नाइट्रेट्स का देने वाले हो। नाउ कम हियर टू दिस पॉइंट, either you are giving clinical dose or you are giving high dose। ठीक है, ये दोनों भी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन की। जनरली जब आप क्लिनिकल डोज देते हो तो वेनस रिटर्न तो रिड्यूस होना ही है, ये कंफर्म है, बट पेशेंट इज स्टैंडिंग और पेशेंट इज लाइंग डाउन। पेशेंट या तो खड़े रह के या फिर मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में मेडिसिन ले रहा है और लेने के बाद भी खड़ा रह रहा है। ठीक है, दैट इज द स्टैंडिंग पोजीशन। और पेशेंट इज लाइंग डाउन, यानी एक शांत आदमी है जिसको पता है कि मेडिसिन लेने के बाद में 2 मिनट शांति से बैठ के भगवान को याद करते हैं, एक ऐसा आदमी। सो ही इज हियर। अभी इसको प्रॉब्लम होने वाला है क्या,
नहीं, क्योंकि ये लाइंग डाउन है यानी समवेयर वो उसके बॉडी के पोजीशन को ब्लड फ्लो के लिए सपोर्ट कर रहा है. सो देयर विल बी लेसर, मिनिमल और नो साइंस ऑफ टैकीकार्डिया, क्योंकि जो स्लो डाउन होने वाला है वो उसे और ज्यादा स्लो नहीं कर रहा खड़े रह के. ठीक है, ही इज लाइंग डाउन. नाउ वेट अ मिनट. यहाँ पे हार्ट है एंड ब्लड कमिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो ये भले ही रिड्यूस हो जाए लेकिन इतना भी रिड्यूस नहीं होता जब पेशेंट लाइंग डाउन कंडीशन में रहता है कि वो टैकीकार्डिया प्रेसिपिटेट करे. तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप नाइट्रेट्स दे रहे हो द पेशेंट मस्ट बी लाइंग डाउन और समवेयर सिटिंग पोस्चर. नाउ दिस वन स्टैंडिंग. यहाँ पे हर्ट है और ब्लड फ्लो इधर आ रहा है. जब आप नॉर्मल पेशेंट की बात करते हो तब ये ठीक से हो सकता है, लेकिन आप नाइट्रेट्स दिए और वो पर्सन स्टैंडिंग में, तो ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है. अगर ब्लड फ्लो बहुत कम हो गया तो ये सीक्वेंस और ज्यादा हो जाता है. ठीक है, कार्डियक वर्क ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. फिर सिंपैथेटिक सिस्टम को हाइपर एक्टिव होने से कोई नहीं बचा सकता. ये सिस्टम हाइपर एक्टिव होगा एंड देयर विल बी फॉर श्योर टैकीकार्डिया एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ एंजाइनल अटैक. सो हम ये कब बात कर रहे हैं? जब आपने क्लिनिकल डोज दिया है, उसमें से भी पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में है, तब ये चीज पक्का होनी है. अगर आपने क्लिनिकल डोज दिया बट दैट पेशेंट इज लाइंग डाउन, सो एट दैट टाइम देयर विल बी नो साइन ऑफ टैकीकार्डिया और मिनिमल. ठीक है, एक थोड़ा सा सेंस होगा बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं. क्लिनिकल डोज मीन्स नॉर्मल डोज. इसके बाद में इससे ज्यादा अगर आप देते हैं दैट विल बी हाई डोज. हाई डोज देने के बाद में आप पेशेंट को खड़े रखो, सुला के रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे सिंपैथेटिक सिस्टम फॉर श्योर एक्टिव होना ही है, क्योंकि हाई डोज के वजह से ये काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा एंड दिस विल ट्रिगर दिस एंड दिस विल ट्रिगर दिस एंड दिस विल ट्रिगर दिस वन. ओके, so I hope you got the importance of nitrates clinical dose and the high dose. अभी ये दोनों भी चीजें हो गई यहाँ पे. इसके बाद में बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की. मैंने एक आर्टरी का नाम बताया था आपको बेसिक के टाइम पे, दैट इज द कैरोटिड आर्टरी. जो हार्ट के ऊपर का जो सेगमेंट सेक्शन है, लेम और द फेस और द नेक और द ब्रेन, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई करती है उस आर्टरी को कहते हैं कैरोटिड आर्टरी. नाइट्रेट्स का काम क्या है? डायलेशन करना. अगर आर्टरी का आप डायलेशन करते हो तो उस वक्त इस ऑर्गन की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाता है. ठीक है, मैं आर्टरी की बात कर रहा हूँ. सो हियर व्हाट हैपेंस, इंटेंशनली आपको करना क्या है, 10 मिनट सर उल्टा करना है. उस वक्त क्या होगा, आपकी आंखें लाल हो जाएगी, यहाँ की नसें एकदम भर जाएगी पूरी. ठीक है, ये नॉर्मली होती है. सो जब आप ये कहते कि मीन्स ये काफी ऐसा हेवी हो गया है, पूरा ऐसा उल्टा होने के बाद में 10 से 15 मिनट, उसे कहते हैं फुलनेस इन हेड. और उसके वजह से जो सर दर्द होता है उसे कहते हैं थ्रॉम्बिंग हेडेक. मतलब नाइट्रेट्स की वजह से क्या हो रहा है, एक नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा ब्लड दिमाग की तरफ जा रहा है और उसके वजह से ये दो साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व हो रहे हैं. ठीक है, अभी ये हुआ ब्लड फ्लो के एसोसिएटेड साइड इफेक्ट. नाउ दिस वन, फ्लशिंग, स्वेटिंग एंड डिजीनेस. ब्लड का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन. ठीक है, सो जब आप एक ब्लड फ्लो को रिसेट करते हो समहाउ, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा ब्लड फ्लो दे रहे हो या बॉडी की तरफ, उस वक्त हम एक एबनॉर्मल टेम्परेचर चेंज सेंस करते हैं. ठीक है, मीन्स ऐसे नहीं कि 100-200 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, दैट इज द फ्लशिंग. देन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी का दूसरा फीडबैक रिस्पॉन्स क्या आता है कि चलो स्वेटिंग शुरू कर देते हैं, पर्सपायरेशन. सो दूसरा चीज क्या आएगा यहाँ पे, स्वेटिंग. स्वेटिंग क्यों आया, फ्लशिंग की वजह से. फ्लशिंग क्यों हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ गया. ओके, एंड देन these two will indirectly create dizziness. So these are the side effects and the why these side effects are observed with the nitrates. And now we will discuss the two agents individually and then we will forward toward the calcium channel blockers.
Now we are going to discuss these two medicine two agents of the nitrates. ठीक है, बाकी लोग आप केडीटी बुक में से पढ़ सकते हो and then followed by the uses of nitrates. Actually this is the same thing which we had discussed in the actions. ठीक है, अभी start करते हैं agent से. The first one is glyceryl trinitrate. It is mostly used for the terminating attack and also it is favorable or can be used as the maintenance therapy. ठीक है, मतलब आगे फ्यूचर में वो अटैक ना हो. अभी जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि either that person is admitted in the hospital or that same person who suffered from the attack is somewhere in his house. तो जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तब मेंटेनेंस थेरेपी आती है और जब वो बाहर जाता है, ठीक है, तो तब आता है उसका प्रिवेंशन जो ओरल मेडिसिन से होता है. ठीक है, ये दोनों चीजें समझ के लो. नाउ जब बात आती है अटैक टर्मिनेट करने की तब ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट ओरली दिया जाता है. द रूट्स विल बी एदर बकल टैबलेट और द सबलिंगुअल स्प्रे. यानी बकल टैबलेट जो आप देते हैं जनरली दैट राइस पाउडर के सैशेट में दिया जाता है, उसे क्रश करना पड़ता है दांत से और टंग के नीचे और समवेयर इन द कैविटी यहाँ पे आपको वो यूज करना है. तो उसके वजह से क्या होगा, नाइट्रेट्स एक वोलाटाइल कंपोनेंट है, वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है उसमें से एंड देन कीपिंग द माउथ क्लोज सिटिंग द पर्सन वो एक जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और मेडिसिन हार्ट तक पहुंच जाती है. इसके दो एडवांटेजेस है, हार्ट तक पहुंचने का टाइम एंड देन अवॉइडिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इसकी वजह से इधर बकल और सबलिंगुअल रूट फॉलो होता है. ये था कन्वेंशनल मेथड, बकल टैबलेट दो उसे क्रश करो. और एक नई चीज आई है सबलिंगुअल स्प्रे. जैसे कि अस्थमा का अटैक आ रहा है करके वो पंप आता है, उसे इनहेल करो काम हो जाएगा. वैसे ही सबलिंगुअल स्प्रे आता है. ठीक है, इन दो मेथड से आप एंजाइना पेक्टोरिस का अटैक टर्मिनेट कर सकते हो. नाउ इसके बाद में अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ज़्यादा तकलीफ हुई, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उस टाइम पे डॉक्टर सलाइन लगाते हैं और सलाइन में भी नाइट्रेट्स यूज होता है. अभी वेट अ मिनट, जब मैं बात करता हूँ सलाइन की, इट मीन्स इट इज द आईवी रूट. जब हम आईवी रूट की बात करते हैं तब दो उसके साथ में दो चीजें आती है, एदर आईवी इन्फ्यूजन और आईवी बोलस. अभी ये हिस्सा आता है आपके सब्जेक्ट से जिसे कहते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स, जो 6 सेमेस्टर में. जब आप बोलस की बात करते हो, आईवी बोलस, इसका मतलब एक ज्यादा डोज इंजेक्ट कर रहे हो, आईवी मतलब विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन, उसे कहेंगे आप आईवी बोलस. एंड व्हेन आप शॉर्ट एक ड्रिप लगाते हो सलाइन में जैसे होता है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आते रहेगा, वो दैट वो लिक्विड मतलब लिक्विड के साथ में बॉडी में जाते रहेगा, उसे कहते हैं इन्फ्यूजन. द स्लो इन्फ्यूजन और द रैपिड इन्फ्यूजन, वो चीज यहाँ पे आती है. सो जब अटैक हो गया है, अटैक मतलब आके गया, उसे आपने इसके साथ में क्योर भी किया बट स्टिल पेशेंट एडमिटेड है, तो उस वक्त आईवी इन्फ्यूजन यूज होता है. ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी बॉडी को रिस्टोर करना और पेशेंट को डिस्चार्ज देना, उस वक्त हम आईवी इन्फ्यूजन यूज करते हैं. नाउ व्हाई, इसका आंसर आएगा एक स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा में एक XYZ अमाउंट नाइट्रेट्स की हमें मेंटेन करनी है, उस वैल्यू को कहेंगे स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आईवी इन्फ्यूजन से जल्दी अचीव होती है. उसके बाद में this maintenance therapy is used in case of angina pectoris, myocardial infarction or congestive heart failure. Along with these three, it is also used in case of hypertension associated with the cardiac attacks. चार यूज हो गए किस चीज के, मेंटेनेंस थेरेपी के, ऑफ ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट. एंड ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द टू पर्पस, for terminating the attack of anginal attack or in case of maintenance therapy for AP, MI, CHF and hypertension associated with the cardiac attack. So ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. The second one is isosorbate dinitrate. Wait a minute. ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट का ऑनसेट ऑफ एक्शन था 2 से 3 मिनट और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या फिर हाफ लाइफ कहेंगे हार्डली 2 और 3 मिनट. एक्चुअली ये रीजन है कि जिसके वजह से आप बक्कल या सबलिंगुअल स्प्रे को मेंटेनेंस के लिए नहीं यूज कर सकते,
क्योंकि ये बहुत जल्दी मतलब इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। आपको एक कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए बॉडी में, वो आईवी इन्फ्यूजन करता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट एजेंट है वो है आइसोसॉर्बिट डायनाइट्रेट। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है 5 to 8 मिनट्स में, बट 5 मिनट्स में एक्शन शो करना शुरू कर देता है। इसके बाद में इसकी हाफ लाइफ है 40 मिनट्स। ठीक है, मीन्स अगर पेशेंट को अटैक आके गया, पेशेंट को हमने डिस्चार्ज दिया, हर रोज उसको दोपहर में या सुबह में एक मेडिसिन नाइट्रेट के देनी है, तो दिस कुड बी द बेटर ऑप्शन। ये एक बात हो गई। अभी इसके बाद में आप मॉर्निंग में आफ्टरनून में मेडिसिन दे भी देते हो, तो मेडिसिन बॉडी में कितनी देर रहनी है? 40 मिनट्स। इससे काम होगा क्या? नहीं। सो उस वक्त आपको क्या लगता है? आपको लगता है सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। नाउ डोंट गो फॉर दिस। हमारे घर में या फिर एक नॉर्मल पर्सन के घर में हर कोई आईवी इन्फ्यूजन नहीं दे सकता। उस वक्त क्या करते हैं? सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट फॉर्मुलेशंस यूज होते हैं ऑफ आइसोसॉर्बिट डायनाइट। अभी सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन का बेनिफिट क्या होता है? बॉडी में मेडिसिन कितनी देर तक रहेंगे? 6 to 8 आवर्स। अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, आप बोलोगे कि दिन में से 3 बार दे दो, कंटिन्यू रहेगी, बट दिस इज नॉट द केस। नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स इनका काम क्या है? सो 40 मिनट्स इसका हाफ लाइफ है। नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि 40 मिनट्स इज सफिशिएंट टू मेंटेन फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट जब आप मेंटेनेंस थेरेपी की बात कर रहे हो और उसमें से भी पेशेंट जब डिस्चार्ज होके घर पे गया है, तो उस वक्त ऐसी मेंटेनेंस थेरेपी होना जो एटलीस्ट थोड़े ज़्यादा देर तक नाइट्रेट्स को बॉडी में प्रोवाइड कर सके। And here isosorbate dinitrate, the sustained release formulation which provides the nitrates for 6 to 8 hours. That is good and considerable time. Now आगे प्रॉब्लम क्या है? आप बोलोगे कि दिन में से 2 से 3 बार नाइट्रेट्स का डोज भी दे देते हो तो इट्स वेल एंड गुड, बट होता क्या है कि नाइट्रेट्स वेनस रिटर्न कम कर देते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्लो करते हैं, और जब रात में पेशेंट सो जाता है तो उस वक्त होता क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब नॉर्मली ही स्लो होनी है और एडिशनली आप नाइट्रेट्स दे रहे हो, तो एक डेंजरस लेवल से ज़्यादा वो स्लो डाउन होता है। तो इसलिए नाइट्रेट्स के साथ में स्पेशली विद दिस सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन आता है या फिर इंस्ट्रक्शन आता है, दैट इज डू नॉट टेक दिस मेडिसिन आफ्टर द इवनिंग, स्पेशली आफ्टर 6 PM. ओके, देन its active metabolite is isosorbate मोनोनाइट्रेट। डायनाइट्रेट का कन्वर्जन होना है मोनोनाइट्रेट में, एक नाइट्रेट रिमूव हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? डी नाइट्रेशन। आपको करना क्या है कि ये दोनों भी मेडिसिन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, इनके साइड बाय साइड इनका डोज मेंशन करना है, और डोज कोरिलेट किस चीज से करना है? डायनाइट्रेट एंड ट्राइनाइट्रेट। सो ये सब था नाइट्रेट्स एज अ मेडिसिन के लिए। Now the next one is the uses of nitrates. The first use is angina pectoris. Again उसमें उसके 3 typical types आएंगे, आपको पता है कैसे situations resolve होती है। The next will be acute coronary syndrome, either vasospasm or occlusion और narrowing will be there. ये तीनों भी problems nitrate solve कर सकता है। So these two things are well known to you. Next one is myocardial infarction. एक बार फिर से समझ के लो कि जर्नी कैसी है। रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, इस्चेमिया जो अंजाइना से एसोसिएटेड है। इफ इस्चेमिया परसिस्ट, द नेक्स्ट वन विल बी नेक्रोसिस ऑफ दैट टिश्यू एंड विच विल कॉन्सिक्वेंस इनटू द मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अभी ये सारा सीक्वेंस जो है ये एक साथ या इमीडिएटली नहीं होता, एक कुछ मिनट्स का, सेवरल मिनट्स का ये टाइम कंज्यूम करता है। अगर विद इन दैट ड्यूरेशन आप नाइट्रेट्स देते हो तो दे could stop this consequence somewhere in these two. ठीक है, इन दोनों भी पॉइंट पे नाइट्रेट्स वो पूरे साइकिल को रोक सकता है। 1, 2, 3 angina pectoris, coronary syndrome and myocardial infarction. The fourth one is congestive heart failure. congestive heart failure में दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंजेशन एंड हार्ट फेल्यूर। मैं सबसे पहले हार्ट फेल्यूर के बारे में बताता हूँ। हार्ट फेल्यूर क्या है? हार्ट फेल्यूर के केस में होता क्या है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता, इन द सेंस जो एक फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए टू पंप आउट द ब्लड,
वो उतना इफेक्टिवली होता नहीं है। सो उसके वजह से क्या होगा, अगर ब्लड हार्ट के पास लेफ्ट वेंट्रिकल में 50 ml आया था ब्लड, उसको 50 ml पूरा पंप आउट करना है, बट वो उतना कर नहीं पा रहा, एक 10 ml वैसे ही रह रहा है। ओके, एक बार हुआ 10 ml वैसे ही रह गया, फिर 50 ml आया, 50 ml में से उसने 40 ml पुश किया, अगेन 10 ml रह गया। मीन्स पहले के 10 ml और बाद में के 10 ml, मीन्स हार्ट धीरे धीरे हो क्या रहा है, हार्ट के साथ में एक वॉल्यूम जो रहता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो बढ़ते जाता है, और जो पंप करने की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। ठीक है, मतलब प्री लोड ज्यादा बढ़ता है, सीक्वेंशियली ज्यादा बढ़ते ही जाता है, और देन स्ट्रोक वॉल्यूम कम होते जाता है। सो दिस हैपन, सो इसी वजह से इसे कहते हैं हार्ट फेल्योर। इसके साथ में और एक चीज होती है, ये हार्ट है, हार्ट से आगे जाएगा बॉडी में, बॉडी से वापस हार्ट में आएगा, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, लंग्स टू द हार्ट, ये नॉर्मल साइकिल है। होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है लंग्स टू हार्ट, ठीक है, और अप टू द लंग्स, यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि हार्ट से आगे ब्लड प्रॉपरली जा नहीं रहा। सो इस हिस्से में पर्टिकुलरली हियर विद द लंग्स कंजेशन इज क्रिएटेड। कंजेशन मतलब क्या? वहां पे ब्लड जमा होने लगता है, उसे कहते हैं कंजेशन, और दिस पर्टिकुलरली इज नोन एज द पल्मोनरी कंजेशन, और इसीलिए इस डिसीज को कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अभी नाइट्रेट्स क्या करेंगे, दे विल रिड्यूस द आफ्टर लोड, मीन्स यहाँ से आगे का, उसके वजह से क्या होगा, हार्ट में से जो ब्लड बाहर जा रहा है जितनी भी अमाउंट वो इजीली जाएगी। सेकंड वन, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड, यानी हार्ट की तरफ जो रिटर्न आने वाला ब्लड है वो यहीं पे जमा हो जाएगा ज्यादा। सो लंग्स की तरफ जो जा रहा था वो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम होगा, एंड देन दिस फ्लो विल बी इम्प्रोवाइज्ड विद द प्रीलोड रिडक्शन, एंड इन दिस वे द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर इशू इज रिजॉल्व। अभी ये पार्ट मैंने जस्ट आपको काफी शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप ये सारा प्रॉपरली समझ लो, बस इतना याद रखो, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर फॉर रिलीविंग पल्मोनरी कंजेशन। ये आपको अभी याद रखना है। नाउ जब आप कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में नाइट्रेट्स यूज कर रहे हो तो आपको डोज टाइट्रेशन करना पड़ता है, या फिर मॉनिटरिंग ऑफ डोज। जैसे कि आप टाइट्रेशन कर रहे हो एनालिसिस में, तब आप वो नोजल को कंट्रोल करते हो पिंक कलर आया कि नहीं, वैसे ही नाइट्रेट्स का होता है। जब आप आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हो नाइट्रेट्स का इन केस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है, तो उस वक्त आपको सलाइन के ड्रिप को मॉनिटर करना है, ऐसे नहीं कि पकड़ के रखना है, बट एक डोज और ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करना पड़ता है ईसीजी के साथ में। सो ये सब हुआ। नाउ हम कौन से ड्रग डिस्कस कर रहे हैं? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या कर रहा है? वीनस रिटर्न रिड्यूस करता है, ये आपको पता है। स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एक इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लाइंग डाउन यानी पेशेंट सोता है तो उस वक्त ये वेनस रिटर्न कहीं ना कहीं आप मेंटेन करने की कोशिश करते हो। जब स्टैंडिंग रहता है तो बहुत कम हो जाता है। इसकी इंटरमीडिएट पोजीशन कब मेंटेन होती है? व्हेन दैट पर्सन इज इन द सिटिंग पोजीशन, और ये नाइट्रेट्स के लिए सबसे बेटर वन है। सो in all these cases this one is preferred. ये थे 4 important uses associated with the nitrates and especially with the cardiovascular system of heart. ये एक 5th यूज जो है इट इज ऑफ द रूट, थोड़ा सा हटके। क्या है ये? साइनाइड पॉइजनिंग। इसका मतलब क्या है? बॉडी में साइनाइड की लेवल्स बढ़ गए हैं। आप कौन से मेडिसिन दे रहे हो? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की वजह से एक मिथिमोग्लोबिन एक मॉइटी जनरेट होती है बॉडी में ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस। मिथिमोग्लोबिन क्या करता है? साइनाइड से कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करेगा? साइनो मिथिमोग्लोबिन। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद में दिस टू गेट्स सेपरेटेड, मिथिमोग्लोबिन अलग हो जाता है और साइनाइड फिर से जैसे कि वैसे रिलीज हो जाता है। बट अभी आपको करना क्या है? पहले आपने नाइट्रेट्स दिए, उसके बाद में इमीडिएटली आपको उसके साथ में आपको करना क्या है? आपने नाइट्रेट्स पहले दिया, साथ में देंगे आप सोडियम थायोसल्फेट। From here, the sodium will combine with the cyanide and sodium cyanide will be excreted out. In this way, your poison is removed out of the body. So, these are the 5 important uses of nitrates. And now we will move toward the second category of medicine, that are the beta blockers.
सो वी हैव डिस्कस द नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हमने पूरा डिस्कस किया। इसके बाद में जो है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। देयर इज वन मोर कैटेगरी दैट इज द पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है, मैं दो चीज़ें इस चैप्टर में नहीं कवर कर रहा हूँ। वो है पोटेशियम चैनल ओपनर, द निकोरैंडिल। ठीक है, वो आपको खुद पढ़ना है अभी के लिए। एंड देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का वो हिस्सा जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को या फिर हार्ट के एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये चीज़ें हम इस सेशन में नहीं डिस्कस करेंगे। द थिंग्स वी आर गोइंग टू ओवरलुक आर only those which are directly associated with the angina pectoris. Now on this side of the board here in the square I have written everything about the beta blockers और इस हिस्से में मैंने मेंशन किया है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को। ये हिस्सा हमारा angina pectoris सेशन का लास्ट का रहेगा। नाउ स्टार्टिंग विद द बीटा ब्लॉकर्स। अभी सबको पता है जहाँ से फार्माकोलॉजी शुरू हुआ था हमारा, दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो सिंपैथेटिक सिस्टम का काम रहता है कि हार्ट को एक्टिव करना, टू इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ऑल अदर थिंग्स यू नो। ठीक है, सो बीटा ब्लॉकर्स जब मैं कहता हूँ या फिर सिंपैथोलाइटिक्स हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि वी आर टारगेटिंग द एंटागोनिस्टिक पार्ट। नाउ बीटा के कितने रिसेप्टर्स है? बीटा 1 एंड बीटा 2। सो जब हम सिंपैथोलाइटिक्स कहते हैं और द बीटा ब्लॉकर्स, उस वक्त हमारे सामने तीन कैटेगरीज आती है। रिसेप्टर दो ही है बट ब्लॉकर्स की कैटेगरी कितनी है? तीन। सो फर्स्ट कैटेगरी विल बी नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इसका मतलब विच कैन एक्ट ओवर बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 नॉन सिलेक्टिव। उसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी आती है बीटा 1 सिलेक्टिव, जो सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करेगा यानी एंटागोनिज्म का काम करेगा। एंड थर्ड कैटेगरी इज सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर। नाउ बीटा 1 रिसेप्टर ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट रहता है हार्ट पे। जब हम एंजाइना पेक्टोरिस की बात कर रहे हैं तब बीटा 1 सिलेक्टिव वर्ड जब आएगा, बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, दैट विल बी द कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। उसकी रिक्वायरमेंट इस चैप्टर में आती है। ओके, सो ये था इसके बेसिक्स के बारे में। अभी हम चलते हैं इस सेक्शन के डिटेल में। नाउ व्हाट आर द एक्शंस ऑफ बीटा 1 over the heart? The answer will be heart rate will be increased, cardiac output increased and force of contraction increased. ये हार्ट पे होता है। और जब मैं पूछूंगा कि बीटा 2 के वजह से ब्लड वेसल्स पे क्या होता है तो आंसर विल बी द वैसोडाइलेशन। इतना समझ में आया? सो ब्लड वेसल्स कुड बी आर्टरीज और इट कुड बी वेन्स। तो जब हम एंजाइना पेक्टोरिस की बात करते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस में ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो एक जब हम कोरोनरी सर्कुलेशन में आर्टरी को कंसिडर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइना पेक्टोरिस तो उस वक्त ऐसे होता है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ होता है। ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखो। एंड नाउ द एक्शन ऑफ बीटा 2 एगोनिज्म इज द वैसोडाइलेशन। ये एक पार्ट हुआ। तो अभी जब हम बीटा ब्लॉकर्स को डिस्कस कर रहे हैं इसके वजह से क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर मेडिएटेड वैसोडाइलेशन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सो इसके वजह से क्या होगा, टोटल कोरोनरी फ्लो जो है वो रिड्यूस होता है। इतना आपको समझ में लेना है। सीक्वेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? बीटा 2 रिसेप्टर आर्टरीज पे प्रेजेंट है। नॉर्मली एगोनिज्म में क्या होता है? वैसोडाइलेशन, यानी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है आर्टरी के साथ। जब आप आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करोगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बीटा 2 ब्लॉकेड, उस वक्त क्या होगा, कोरोनरी फ्लो विल बी रिड्यूस। ये एक्शन हुए विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 ब्लॉकिंग। नाउ सेकंड वन, सॉरी बिफोर गोइंग इनटू द सेकंड वन, अभी यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंट किया आपको। अगेन इस्चेमिक जोन एंड नॉन इस्चेमिक जोन। जब हम कह रहे हैं कि पेन हो रहा है हार्ट में या फिर इस्चेमिक जोन क्रिएट हो रहा है तो एक हार्डली छोटा सा हिस्सा प्रेजेंट करता है वो। इट डज नॉट मीन कि पूरा के पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल इस्चेमिया में कन्वर्ट हो गया। एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे हम कहते हैं कि हाथ पे छोटी सी मीन्स इंजुरी हुई है तो ऐसा नहीं कि हाथ कट गया तो पूरा ही हाथ काट दिया हमने, एक छोटा सा कट क्रिएट होता है वहाँ पे। सो वैसे ही जब हार्ट वॉल पे इस्चेमिक जोन क्रिएट होता है तो एक छोटा सा हिस्सा रहता है एंड द अदर रीजन विल बी द नॉन इस्चेमिक जोन। बीटा 2 ब्लॉकेड की वजह से क्या हुआ, टोटल कोरोनरी फ्लो डिक्रीज हुआ। नेचुरली क्या होता है कि जब इस्चेमिया होता है किसी एक टिश्यू पे, छोटे से हिस्से पे, तो वो खुद
on the basis of its mechanism, means by its default feedback mechanism, वो डायलेशन इंड्यूस करता है खुद के लिए, ठीक है। सो बीटा ब्लॉकर अब दे भी रहे हो तो बट इसके वजह से जो ये डायलेशन हो रहा है इस्चेमिक जोन में वो कम नहीं होने वाला, बट कम क्या होगा, टोटल कोरोनरी ब्लड फ्लो। ये एक बात समझ में आई। एंड नाउ द अदर रिमेनिंग रीजन, मतलब जो इस्चेमिक जोन को छोड़ के जो एक पूरा हिस्सा रहता है, दैट पार्ट विल बी अनअफेक्टेड, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक। अगर पूरा हिसाब लगाए इसका तो शुरुआत में जो मेन ब्रांच मेन आर्टेरियल ट्री की जो एक इनिशियल लेवल रहता है वहां पे ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट द मच मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट एट द एंड। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा है आपका इस्चेमिया में कन्वर्ट हुआ है उसने खुद का एक क्या बोलते हैं उसके खुद के लिए एक फैसिलिटी क्रिएट कर ली। हाउ? बाय इंड्यूसिंग द डायलेशन, और ये पैथोलॉजी में वो उसकी खुद के हिसाब से कर लेता है। सो इट इज द फर्स्ट एक्शन। नाउ सेकंड एक्ट, ये था ब्लड वेसल्स के कंसिडरेशन में, या फिर स्पेसिफिकली कहे तो आर्टरी और कोरोनरी सर्कुलेशन। नाउ सेकंड पार्ट जो आता है वो है सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर द हार्ट, मींस हार्ट पे कौन से रिसेप्टर है, बीटा 1। इनका काम क्या है सिंपैथेटिक सिस्टम का, कार्डियक स्टिमुलेशन। कार्डियक स्टिमुलेशन में क्या होता है, कार्डियक वर्क बढ़ता है, वर्क बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, इतना क्लियर है। नाउ एंजाइना पेक्टोरिस में प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल जो करनी है, कैसे करते ऑक्सीजन, पाइप नहीं लगाते ऑक्सीजन का, ब्लड से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते, और यही पे सारा प्रॉब्लम होता है। आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है, यानी आप ऑक्सीजन डिमांड नहीं फुलफिल कर सकते उस टिश्यू की, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम नॉन इस्चेमिक टू द इस्चेमिक। नाउ ये आपको रोकना रहता है एंड इट इज क्लियर कि सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सॉरी हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है, तो ये पूरे इसके वजह से ये चीज बढ़ जाती है। अभी होता क्या है कि जब आप बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो तो आपकी ये सारी चीजें लॉक हो जाती है, एक हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देते। सो बिकॉज ऑफ proper control over this, due to the beta blockers oxygen demand do not increases, ये आपको क्लियर करना है। सो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने नहीं देता, और ये पॉइंट आता है कि क्यों बीटा ब्लॉकर्स एंजाइना पेक्टोरिस में यूजफुल है। आई होप समझ में आया होगा। इट मीन्स एट द एंड अगर मैं कहूँ तो इट डू नॉट अलाउज टू इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड, मतलब वो हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करने देता। जनरली जैसे हो जाते हैं, मतलब होता है कि जब आप बहुत फॉर्म में आ जाते हो सीईटी के टाइम पे या नीट के टाइम पे या जीपैट के टाइम पे कि बहुत पढ़ने लगते हो, तो घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर, इतनी रात में इतनी देर ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो वैसे होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को जब ब्लॉक किया जाता है तो हार्ट एक लेवल से ज्यादा काम नहीं कर सकता, उसके इम्पल्स सारे ब्लॉक हो जाते हैं। सो उसके वजह से क्या होता है, एक्चुअली उसका बेनिफिट ऐसा होता है कि आप 10 दिन अगर आराम करो तो आपकी काम करने की कैपेसिटी अगले 10 दिन के लिए बढ़ जाती है। सो हियर एक्सरसाइज टॉलरेंस इज इंक्रीज्ड, ये इसका बेनिफिट है। बाद में ऑक्सीजन डिमांड को कंट्रोल करने के बाद में एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ गया। एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ गया यानी क्या हुआ कि अभी 10 दिन के बाद में आदमी जब काम पे लगेगा बीटा ब्लॉकर्स लेने के बाद में, तो वो थोड़ा ज्यादा काम कर सकता है। मीन्स उछल कूद हो गया, कुछ इमोशनल स्ट्रेस उसकी बेयर करने की कैपेसिटी वो हो जाती है। नाउ एक्सरसाइज, अगर मैं इसे कहूँ कि एफर्ट टॉलरेंस इज इंक्रीज, अभी आपको इसको रिकॉल करना है टाइप्स ऑफ अंजाइना से। हमने एक टाइप को जेनेरिक नेम दिया था एफर्ट अंजाइना, which is associated with the exercise, and that was the type 1 angina pectoris. Means beta blockers are much more useful in the classical angina pectoris. Why? They increases the exercise tolerance. How? They controls the oxygen demand. How? Because of controlling the heart rate, cardiac output and the force of contraction. And this is the mechanism of beta blockers. अभी यहाँ पे एक कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन विल बी देयर। यहाँ पे आपको आंसर मिला, एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ रहा है तो आप कौन से एंजाइना पेक्टोरिस में यूज कर सकते हो। एंड नाउ द टर्म्स एंड कंडीशन। इफ
अगर आपको इस हिस्से को टारगेट करना है, यू हैव टू यूज द कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट्स एंड दोज आर metoprolol and atenolol. And in this way, we have completed our beta blockers or sympatholytic agents in the angina pectoris. And now we will move toward the calcium channel blockers. So till now we have covered the beta blockers or sympatholytics. इसके बाद में हम चलेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरफ. Now here in the green color I have written the chemical or the structural classification of calcium channel blockers. जब मैं कह रहा हूँ कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यानी आपको रिकॉल करना है these are the कैल्शियम चैनल्स, जो आयन चैनल्स रहते हैं, ठीक है, कैल्शियम का इनवर्ड मूवमेंट अलाउ करते हैं. सो फर्स्ट वन इज फिनिल अल्किलामाइन, बेंजोथायाजेपिन एंड डाइहाइड्रोपिरिडिन. इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वेरापैमिल, इसका एग्जांपल है डिल्टियाज़ेम. एंड दिस वन इज द बिगर एंड द इम्पोर्टेंट सेक्शन. यहाँ पे ज्यादा यूजेस होते हैं. अभी मैंने सारे एजेंट्स एनलिस्ट नहीं किए, बट जहाँ कहीं पे भी डिपेन 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 आ रहा हो, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू डाइहाइड्रोपिरिडिन क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. फॉर एग्जांपल निफेडिपिन, which is a prototype of DHP class of calcium channel blockers. थोड़ा सा रुक जाओ. कैल्शियम हमें बॉडी में या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आती है. देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स फॉर विच कैल्शियम इज रिक्वायर्ड, बट देयर आर सर्टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वेयर विदाउट कैल्शियम यू कैन नॉट डू एनीथिंग. जैसे कि फर्स्ट वन इज मसल कॉन्ट्रैक्शन. अगर आपको स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने हो तो विदाउट कैल्शियम नहीं होगा. देन एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल पता है आपको, और हर टिश्यू का, सेल का एक्शन पोटेंशियल ये अलग रहता है. इट इज नॉट इसेंशियल कि सब एक ही तरीके के एक्शन पोटेंशियल डायग्राम दिखाए. फॉर एग्जांपल हार्ट में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक कंडक्टिंग फाइबर्स जो इंपल्स कंडक्ट करते हैं, एंड एक मसल फाइबर्स जो मसल यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करते हैं. इन दोनों के एक्शन पोटेंशियल अलग है. सेम फॉर द स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स. जैसे आप कंडक्टिंग फाइबर्स की बात करते हैं, तो कंडक्टिंग फाइबर्स ऑफ द हार्ट एंड द न्यूरॉन्स, इनका एक्शन पोटेंशियल अलग है. सो एक्शन पोटेंशियल अलग रहने की वजह से जो एक इन्वॉल्वमेंट है आयंस का, सोडियम कहे या कैल्शियम कहे या फिर पोटेशियम कहे, इनका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग हो जाता है. ठीक है, बट व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट the heart muscles, at that time its contraction or the plateau phase requires the calcium. इस हिस्से में हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है. दो जगह है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्शन पोटेंशियल. जब मैं मसल की बात करता हूँ, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ये दो टाइप आते हैं. स्मूथ मसल्स के बाद में हार्ट वॉल्स, मायोकार्डियम, द मसल टिश्यू, यहाँ पे आपको कैल्शियम लगेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए. एंड ब्लड वेसल्स, ट्यूनिका मीडिया, यहाँ पे आपको वेसल का कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, तब आपको लगेगा कैल्शियम. अभी होता क्या है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ जो हमें बाद में देखना है. विदाउट कैल्शियम दिस टू थिंग्स कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप इसका कैल्शियम सप्लाई कम कर देते हो या ब्लॉक कर देते हो, तो उस वक्त एक इफेक्ट मिलेगा, दैट विल बी द relaxation. So all these three are involved in relaxation of blood vessels or the walls of heart. Got it? Now हम अभी देखेंगे कि ये होता कैसे. Now smooth muscle relaxation, how this is going to occur, या इसे रिवर्स कर देते हैं. How smooth muscles are get constricted. मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें तीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, कैल्शियम, मायोसिन एंड एक्टिन. इन दोनों का इंटरेक्शन तभी होगा जब कैल्शियम के लेवल्स प्रॉपर रहेंगे. अभी देखते हैं ये होता कैसे. स्टेप 1, द इनवर्ड कैल्शियम मूवमेंट थ्रू द चैनल्स. These channels are calcium channels. Inward calcium movement through the calcium channels. This increases intracellular contraction. ये हुआ स्टेप 1. स्टेप 1 में हमने क्या किया, बाहर से कैल्शियम इंपोर्ट किया. इंपोर्ट किया इन द सेंस
सेल से बाहर का जो कैल्शियम था, कैल्शियम के गेट्स ओपन किए जिसे हम कहते हैं कैल्शियम चैनल्स, एंड देन कैल्शियम की सेल में एंट्री हुई। एज अ रिजल्ट इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इज इंक्रीज। ये हुआ स्टेप 1। नाउ स्टेप 2, दिस increased intracellular calcium triggers the more release of calcium from the intracellular store। मतलब अभी बाहर से जो कैल्शियम आया है वो घर के अंदर के कैल्शियम को आवाज देगा कि चलो बाहर आओ, आप सब घर में आ जाओ, यानी बेडरूम में से लिविंग रूम में बुलाते हैं, लाइक दैट। सो हियर फॉर एग्जांपल, calcium in the heart muscles which is imported from the outside causes the release of sarcoplasmic reticulum calcium। ठीक है, मीन्स अभी ऑलरेडी इंट्रासेल्युलर कैल्शियम था, उसका लेवल बढ़ गया, अभी वो इतना बढ़ जाता है कि दिस इंट्रासेल्युलर कैल्शियम crosses the threshold for promoting interaction of actin and myosin, और इसके वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी और स्केलेटल मसल्स में भी थोड़ा बहुत चेंज से आ जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं तो ऐसा होता क्या है कि जिसकी वजह से ये साइकिल रुक जाएगी। स्टेप 1, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इस चीज को ब्लॉक करते हैं। दे स्टॉप्स द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। उसके वजह से क्या होगा, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कभी बढ़ेगा ही नहीं, जो बाहर से इंपोर्ट होने वाली चीज थी वो नहीं होगी। उसके वजह से क्या होगा, अगर वो नहीं आया तो जो इंट्रासेल्युलर स्टोर से कैल्शियम निकल रहा था वो भी रिलीज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हियर इन केस ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट विल नॉट हैपन। अगर ये दोनों कैल्शियम के लेवल्स नहीं आते तो जो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करनी थी वो क्रॉस नहीं होगी। अगर कैल्शियम की थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस नहीं होती तो एक्टिन एंड मायोसिन will be failed to interact, and then if they are failing to interact, smooth muscles cannot be constricted, however they will undergo relaxation। this is clear? so end में हम एक लाइन में क्या मेंशन करेंगे, because of calcium channel blockers the cell or the tissue fails to raise intracellular calcium, as a result muscles relaxes। easy है? कैल्शियम चैनल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, हार्ट कंडक्टिंग सेल, जो कंडक्टिंग फाइबर से हार्ट वॉल पे वहां पे। सेकेंड वन हार्ट मसल सेल्स, थर्ड वन ब्लड वेसल्स वॉल, एंड द फोर्थ वन न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने रेड कलर में यहाँ पे मेंशन किया है, एबिलिटी ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, यानी इन 3 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की एबिलिटी टू ब्लॉक द कैल्शियम चैनल ओवर दिस 4 डिफरेंट लोकेशन इज डिफरेंट। डाइहाइड्रोपिरिडिन जिस लेवल पर कैल्शियम ब्लॉक यहाँ पे करते हैं, जिस स्ट्रॉन्गनेस के साथ, वो दूसरी जगह जरूरी नहीं कि उतना ही मिलेगा। माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट मसल सेल्स या हार्ट कंडक्टिंग सेल्स पे ये ज्यादा काम नहीं करेगा, इंस्टेड ये दो ज्यादा काम करेंगे। बट जब मैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा हूँ तो ब्लड वेसल्स के केस में ये जो कैटेगरी है ये ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, सो इन केस ऑफ ब्लड वेसल्स दिस DHP क्लास इज मोर पोटेंट। अभी जब हम अंजाइना पेक्टोरिस डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा फोकस यहाँ पे ज्यादा रहता है, ब्लड वेसल्स पे, एंड स्पेशली द वेसल्स ऑफ कोरोनरी ट्री या फिर कोरोनरी आर्टरीज कहेंगे। ये बात हुई। देन उसके बाद में बिकॉज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स द ब्लड वेसल्स गेट डायलेटेड। क्यों डायलेट हो रहे, मतलब क्या हो रहे, रिलैक्स हो रही। कैसे हो गए ये आप सबको पता है। सो वैस्कुलर टोन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स चेंजेस, मींस दे आर गेटिंग डायलेटेड, बट आर्टरीज आर डायलेटेड मोर देन वेन्स। अभी नाइट्रेट्स के केस में क्या था, वेन्स आर मोर डायलेटेड एज कंपेयर टू आर्टरीज। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यहाँ पे क्या है, आर्टरीज आर गेटिंग मोर डायलेटेड देन वेन्स। ठीक है, क्यों, मैं यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट में प्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज ऑफ कैल्शियम। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्यों का आंसर जो है वो आपको डेवलप करना है। So dilation caused by calcium channel blocker
is more in arteries as compared to veins. DHP are more potent for this activity. अभी इसके वजह से होता क्या है कि आर्टेरियोलर डायलेशन ये जो हो रहा है एंड देन इंक्रीज इन द कोरोनरी फ्लो बिकॉज ऑफ दिस। पहले क्या होगा, आर्टेरियोलर डायलेशन, उसके बाद में कोरोनरी फ्लो। जैसे ये दो चीजें होती है, you can resolve the situations of angina pectoris. In this way, calcium channel blockers work in case of angina pectoris. And here we have completed our today's lecture. Okay, just like I have said before, I'm not going to complete entire calcium channel blockers in this session. इसके बाद में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।